स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको एक वीडियो दिया रिफॉर्मेशन मूवमेंट का, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वह वीडियो पूरा नहीं आ पाया, तो इसलिए उस वीडियो का पूरा पार्ट मैं अब आपको दे रहा हूँ। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जब मैंने आपको समझाया, तो जो पहला वीडियो मैंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट का दिया, उसमें मैंने आपको समझाया कि कहाँ से रिफॉर्मेशन मूवमेंट का आरंभ हुआ। उसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी से इसका आरंभ हुआ और इसके सबसे बड़े लीडर अगर कोई हुए तो वो थे मार्टिन लूथर, ठीक है ना, जो जर्मन मॉन्क थे। उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको उसमें चीज समझाई थी वो थी जो रोमन चर्च थे उनकी क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना, और आलोचना करने वाले इस व्यक्ति का नाम था जॉन वाइक्लिफ। अगर हम इसको लीडर कहें, इनका जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनकी जो क्रिटिसिज्म थी, आलोचना थी, तो उस आलोचना को करने वाले पहले प्रमुख नेता अगर हुए तो उनका नाम था जॉन वाइक्लिफ। तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब हम लोग आज समझते हैं हेनरी एट एंड ब्रेक विद रोम। अगर हम कहें तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लैंड में किस हद तक बढ़ा, उसके पीछे ये हेनरी एट जो इंग्लैंड के राजा हुए, इनका एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि अगर हम कहें तो इसका आरंभ जो था वो तो एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि पर्सनल गेन के लिए हेनरी एट करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्हें वो पर्सनल गेन प्राप्त नहीं हुआ, पर्सनल लाभ नहीं हुआ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा वो मैं अब इसमें समझाऊंगा। क्या हुआ, जब इंग्लैंड में जब हेनरी एट शासन सत्ता में थे, राजा थे, तो उनकी लाइफ सब कुछ सही था, बस एक प्रॉब्लम थी कि उनके कोई मेल हेयर नहीं था, अर्थात उनके कोई पुत्र नहीं था। और नेचुरल सी बात, राजा उस समय यही ट्रेडिशन था कि राजा का बेटा पुत्र बनेगा। अब इनके सामने प्रॉब्लम ये हुई कि इनके बाद राजा कौन बने। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि क्यों ना दूसरा विवाह किया जाए। तो उस समय जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि चर्च सिर्फ चर्च ना होकर कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हुआ करते थे। यहां तक कि राजा को भी अपने निर्णयों को स्थापित करने के लिए, अपने लिए निर्णय लेने के लिए, अपने देशवासियों के लिए निर्णय लेने के लिए भी वो चर्च में जाना पड़ता था और बाकायदा वहां से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हेनरी एट साहब दूसरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन जो उस समय रोमन कैथोलिक चर्च थे उन्होंने हेनरी एट को दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं दी। अब उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनसे अपने सभी संबंधों को विस्थापित कर लिया, समाप्त कर लिया। और उस समय जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहा था, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को बढ़ाने वाले जो लोग थे, जो लीडर्स थे, अब ये खुलकर उनके समर्थन में आ गए। आप कह सकते हैं कि इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को पैट्रोनाइज करने का कार्य किया इंग्लैंड में। अब सोचिए, प्रोटेस्टेंट कौन थे? रोमन कैथोलिक के विरोधी। अब जब रोमन कैथोलिक का विरोधी स्वयं इंग्लैंड का किंग हो जाता है और वह प्रोटेस्टेंट को पैट्रोनाइज करने लगता है, तो नेचुरल सी बात, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव काय पर पड़ेगा, पूरी जनता पर। ऐसा ही हुआ। और ये जो आप कहें कि रोमन कैथोलिक चर्च से ये जो ब्रेक रहा हेनरी एट का, वो हो पाया 1536 में। इसलिए मैंने ये डेट डाली है 1536 में। अगर हम कहें तो पूर्ण रूप से हेनरी एट ने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार नियम बन जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, लॉ में परिवर्तन होता है, लेकिन वो लॉ में प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस में वो लॉ जो है उसको आने में टाइम लगता है। तो 1536 में ऑफिशियली रूप से अगर हम कहें तो ऑफिशियल तरीके से तो रोमन कैथोलिक चर्च जो थे उनसे पूर्ण रूप से विरक्त हो गया इंग्लैंड, लेकिन जो डॉक्ट्राइन थे प्रोटेस्टेंट के जो डॉक्ट्राइन थे वो एज इट इज वैसे ही चल रहे थे। उसके बाद आया द रिफॉर्मेशन एंड द बाइबल, यानी कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट और बाइबल।
इस बात का क्या संबंध है? क्योंकि बाइबल, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा, हम कहेंगे कि तो क्रिश्चियनिटी का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। तो बाइबल का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वह रिफॉर्मेशन मूवमेंट में देखने को मिलता है। कैसे, जरा हम समझते हैं। विलियम टिंडेल वॉज ए गुड ह्यूमनिस्ट एंड डिफेंडर ऑफ द रिफॉर्मेशन। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल एक अच्छे मानवतावादी व्यक्ति थे और साथ ही साथ जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लैंड में चल रहा था उसके डिफेंडर हुआ करते थे। और ये किससे अधिक प्रभावित थे? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मार्टिन लूथर। किससे प्रभावित थे ये? जर्मन मॉन्क मार्टिन लूथर से। तो मार्टिन लूथर के प्रभाव में ही बिगेन टू ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। इन्होंने क्या किया? मार्टिन लूथर जी के प्रभाव में जो बाइबल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो टेस्टामेंट में डिवाइड है, न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट था बाइबल का, उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया इंग्लिश में, और यह ट्रांसलेशन पूरा भी हुआ और ये सन 1525 में प्रिंट भी हुआ। कब? 1525 में। इट वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड। जब ये प्रिंट हुआ इसके बाद इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पहले से ही एक ग्राउंड तैयार कर लिया गया था जॉन वाइक्लिफ और उनके फॉलोअर्स लॉलाइट्स ने। जैसे कि किसने? जॉन वाइक्लिफ और उनके फॉलोअर्स लॉलाइट ने। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, जो पहला वीडियो रिफॉर्मेशन का, कि जॉन वाइक्लिफ जो थे वो इंग्लैंड में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किया एक उच्च स्तर पर जाकर, ठीक। और उन्हीं के फॉलोअर्स कहे जाते हैं लॉलेट्स। तो जब विलियम टिंडेल का ये जो बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया न्यू टेस्टामेंट का, तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? जॉन वाइक्लिफ और उनके फॉलोअर्स यानी कि लॉलेट्स ने। अब क्या हुआ? अब आप सुनकर हैरान होंगे कि विलियम टिंडेल, जिन्होंने की बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उन पर मुकदमा चलाया गया, पर्सुएट किया गया और सन 1535 में इन्हें मृत्युदंड की सजा भी दी गई। 1535 में मृत्युदंड की सजा भी दी गई। अब जैसा कि मैंने कहा, न्यू टेस्टामेंट तो 1525 में आ गया, इसका प्रिंट भी हो गया। अब बात आई ओल्ड टेस्टामेंट की। तो टिंडेल साहब मरने से पहले तक, यानी कि जब उन्हें मृत्युदंड की सजा हुई उससे पहले तक ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो है उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको मृत्युदंड की सजा मिली, तो बाइबल का वो पूरा ट्रांसलेशन नहीं कर पाए। तो इस कार्य को किया एक और राइटर हुए जिनका नाम है विलियम कॉवरडेल। क्या नाम है? विलियम कॉवरडेल। तो विलियम कॉवरडेल ने जो बाइबल का हिस्सा ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे विलियम टिंडेल, उसको पूरा ट्रांसलेट किया। 1535 में ये प्रिंट हुआ और पूरे इंग्लैंड में इसको ब्रॉडकास्ट किया गया, फैलाया गया। आई होप समझ में आ गया होगा। विलियम टिंडेल पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने की न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाइबल के, लेकिन दुर्भाग्यवश इन पर मुकदमा चलाया गया, इनको मृत्युदंड की सजा हुई। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का रह गया था, जिसको ये ट्रांसलेट कर रहे थे, इसको ट्रांसलेट किया फिर माइल्स कॉवरडेल ने, और ये जो प्रिंट हुआ वो हुआ 1535 में, और फिर इसको पूरी कंट्री में फैलाया गया। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है, द रिफॉर्मेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर। रिफॉर्मेशन, जैसा कि अब हम आपको बता रहे हैं अंग्रेजी साहित्य का इतिहास, तो जितने भी मूवमेंट चले, चाहे वो रेनेसां हो, रिफॉर्मेशन हो, या आगे आने वाले जो मूवमेंट आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा, तो चूंकि इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजी साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वही मैंने समझाने की कोशिश की है, द रिफॉर्मेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए, द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश पोस्ट। अगर हम बात करें बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया, उसका एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव इंग्लिश प्रोज पर पड़ा। किस पर पड़ा? इंग्लिश प्रोज पर। क्योंकि बाइबल में जो प्रोज लिखी गई, वह उसने क्या किया, जितनी भी प्रोज भाषा की मीननेस थी, तुच्छता थी, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब चूंकि तुच्छता समाप्त हो गई तो एक सबलाइन लैंग्वेज बन गई। प्रोज लैंग्वेज कैसी बन गई? सबलाइन, उत्कृष्ट भाषा बन गई।
और उत्कृष्ट भाषा चूंकि बनी तो जितने भी क्लासेस के लोग थे इंग्लैंड में उनको बड़ा, आप कह सकते हैं, बड़ी अपील किया, बड़ा अच्छा लगा ये प्रोज। और बाइबल का बहुत बड़ा प्रभाव प्रोज के रूप में इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी क्लैरिटी और इसकी ओरिजिनलिटी के कारण भी पड़ा। क्या कारण? 3-4 कारण आप देख लीजिए, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और साथ ही साथ ओरिजिनलिटी के कारण इसका बहुत बड़ा प्रभाव इंग्लिश प्रोज पर पड़ा। दूसरी बात, अब इंग्लिश प्रोज तो इंग्लिश पोइट्री पर भी पड़ा होगा, तो इंग्लिश पोइट्री पर भी रिफॉर्मेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आप देखें, अगर हम 16वीं शताब्दी के लेखकों की बात करें तो आपको कई लेखक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने की अपनी पोइट्री के माध्यम से उस समय जो रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को थीम बनाया अपनी पोइट्री में। क्या को थीम बनाया? प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक्स के बीच जो खूनी संघर्ष चल रहा था, उस खूनी संघर्ष को अपनी पोइट्री की थीम बनाया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है ना? अब मैं एक नाम आपको दूंगा जो कि आप समझ जाएंगे अगर आपने उनको पढ़ा है कि किस प्रकार से पोइट्री में प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन की थीम का यूज किया गया है। तो नाम है जॉन मिल्टन साहब का, जो कि एक प्यूरिटन थे। मिल्टन साहब ने अपनी पोइट्री के माध्यम से रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच जो संघर्ष था उसको अपने सोनेट्स के माध्यम से भी व्यक्त किया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उनका सबसे बड़ा ग्रंथ पैराडाइज लॉस्ट जो है उसकी प्रमुख थीम यही संघर्ष है। अब डायरेक्ट तो कहा नहीं जा सकता कि ये रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट की बात है, तो इनडायरेक्टली वे में वही थीम ली प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक्स की, और उसको इनडायरेक्ट तरीके से अपनी पोइट्री के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो ये वीडियो आपका हुआ रिफॉर्मेशन मूवमेंट का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और अगर किसी भी प्रकार का यदि आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410201811। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।